हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जो गोइंग ऑन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं यहाँ आप सभी को बता दूँ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर जो है उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 22 चैप्टर्स देख चुके हैं जिसको हमने अराउंड 58 लेक्चर्स के अंदर ग्रेटर डिटेल में कवर किया है। प्रेजेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 23 दैट इज़ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोग बहुत से टॉपिक देख चुके हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। ये 4th लेक्चर है हमारा 23rd चैप्टर्स का दैट इज़ पार्लियामेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अ लोकसभा। इससे पहले के टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, जैसे कि हमने स्पीकर की बात की थी, डेप्यूटी स्पीकर की बात की थी, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात की थी, पार्लियामेंट क्या होती है, ब्रिटिश मॉडल क्या होता है, यूएस मॉडल क्या है, सो एंड सो फॉर हमने बात की थी। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पीछे के लेक्चर्स जो है उसे जाके रिफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा की पैनल्स की। तो देखिए जब हमने बात की थी लोकसभा, तो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, सबसे पहले स्पीकर होते हैं। अगर वो एब्सेंट होते हैं, वैकेंट होती है उनकी सीट, तो डेप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, उनका रोल प्ले करते हैं। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी क्या है, एब्सेंट है, तब क्या होगा, तो तब आती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जो क्या करेगी, लोकसभा जो क्या करेंगे, लोकसभा को प्रिजाइड करेंगे। डन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैनल, ये जो पैनल है वो कहाँ मेंशन की गई, तो रूल्स ऑफ लोकसभा जो है उसके अंदर क्या बात किया गया है कि भाई जो स्पीकर होंगे वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। किस में से, तो लोकसभा के मेंबर में से ही कुछ लोगों को जो कि क्या होंगे, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स एज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा गया है कि भाई स्पीकर जो होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो क्या करेंगे, फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा ही और शी विल नॉमिनेट नॉट मोर देन 10 मेंबर एज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ द लोकसभा। जो कि क्या करेंगे, जब भी स्पीकर हैं या डेप्यूटी स्पीकर है वो एब्सेंट होंगे, याद रखना एब्सेंट बोल रहा हूँ मैं, एब्सेंट होंगे, तब ये पैनल जो है चेयरपर्सन्स की उन 10 में से कोई एक मेंबर क्या करेंगे, लोकसभा को प्रिजाइड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। और जब भी कोई भी पर्सन हो गया अमंग द पैनल्स ऑफ द चेयरपर्सन प्रिजाइड करेंगे लोकसभा को, तो उनके पास सेम पावर होगी एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्लियर। एंड ही और शी होल्ड द ऑफिस अंटिल द न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। तब तक ये जो पैनल के जो चेयरपर्सन है वो क्या करेंगे, लोकसभा को प्रिजाइड करेंगे, कोई एक मेंबर अमंग्स द 10। डन। उसके बाद व्हेन अ मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ अ चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, अगर सपोज ये जो पैनल है 10 मेंबर्स की, इनमें से भी कोई एक प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा, तब जो है वही एमपी जो होंगे, लोकसभा के मेंबर्स होंगे, उन्हीं में से किसी एक पर्सन को डिटरमाइन किया जाएगा कि आप क्या करो, प्रिजाइड करो लोकसभा को। तो फर्स्टली स्पीकर, अगर वो एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो कौन होंगे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक। अगर वो लोग भी सारे एब्सेंट है तो फिर डिसाइड किया जाएगा भाई लोकसभा के मेंबर्स में से किसी को हम लोग क्या करते थे, चेयरपर्सन बना लेते हैं और वही क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे। क्लियर। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये पैनल्स के अंदर से कि फर्स्टली इट मस्ट बी एम्फेसाइज हियर दैट अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ अ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट। मीनिंग अगर लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट जो है वो वैकेंट है, यानी खाली पड़ी है, तब याद रखना ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है ना वो प्रिजाइड नहीं करेंगे। तो कब करेंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जब ये दोनों एब्सेंट होंगे तभी और तभी ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे किसको, लोकसभा को। जब इनकी सीटें वैकेंट होगी तब जो है वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन प्रिजाइड नहीं करेंगे। तो जब ऑफिस होती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की वैकेंट होगी तब क्या, तो तब क्या होगा, तो ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। यानी क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे इस पर्पस के लिए मेंबर्स को, हाउसेस के, लोकसभा के किसी मेंबर को अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे कि वो क्या करें, लोकसभा को प्रिजाइड करें, ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए।
और इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि ये वैकेंसी है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की वो फुलफिल की जाए। रिमेंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर एब्सेंट होंगे तो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे लोकसभा को। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली है, वैकेंट है, तब ये लोग नहीं करेंगे तो तब क्या होगा, तो तब प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के मेंबर में से डिसाइड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे एक मेंबर को जो कि क्या करेंगे, लोकसभा को प्रिजाइड करेंगे। और ये जल्द से जल्द चीज़ें होनी चाहिए कि ये इलेक्शन जो है, ताकि कब तक होगी ये चीज़ें, जब तक लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन जल्द से जल्द ना हो जाए। ऑलराइट, तो क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, जो कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उसके बाद आती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा जिसमें 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, याद रखना। क्लियर। और ये कब एक्ट करेंगे, जब एब्सेंट होंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तभी वैकेंसी में नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, स्पीकर प्रोटम ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकर जो है वो हमें पता है क्या करते हैं, लोकसभा की सीट को वैकेट कर देते हैं इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। तब क्या करेंगे, स्पीकर जो है वो अपनी सीट को खाली कर देते हैं। तब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं, लोकसभा में से ही किसी एक मेंबर को क्या करते हैं, स्पीकर प्रोटम की तरह अपॉइंट करते हैं। जनरली ये मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से स्पीकर का रोल परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लोकसभा के किसी एक मेंबर को, जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर को स्पीकर प्रोटम अपॉइंट कर देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट जो है और स्पीकर प्रोटम अपॉइंट करने के बाद उन्हें क्या दिलाते हैं, ओथ ऑफ द स्पीकर प्रोटम की भी दिलाते हैं। तो ओथ लेना भी कंपलसरी है। स्पीकर प्रोटम जो है उनके पास क्या पावर होती है, सारी पावर होती है जो स्पीकर के पास होती है। साथ ही साथ फर्स्ट सिटिंग जो होती है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा के, नए इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुआ, न्यूली लोकसभा आई, उसकी फर्स्ट सिटिंग को भी प्रिजाइड कौन करते हैं, ये स्पीकर प्रोटम ही करते हैं। और उनकी मेन ड्यूटी क्या है कि भाई सभी मेंबर जो न्यूली आए उन सभी को ओथ दिलाना और क्या करना कि भाई न्यू स्पीकर के इलेक्शंस हो उसके लिए क्या करना, इनेबल करना हाउस को, ये उनका काम होता है। तो ओथ दिलाना और न्यूली स्पीकर के इलेक्शन जो है उसको, उसके लिए हाउस को पूरा इनेबल करना, वो क्या होता है, स्पीकर प्रोटम का काम होता है। और ये न्यू स्पीकर जो होते हैं, व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटम जो है इज सीजेस टू एग्जिट, हैंस दिस ऑफिस हम बोल सकते हैं, जो कि टेम्पररी नेचर का होता है, जो कि फ्यू डेज के लिए अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टेम्पररी ऑफिस होता है जो कि क्या करता है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा के मेंबर है उनको ओथ दिलाना, न्यूली स्पीकर के इलेक्शंस के लिए परफॉर्म इनेबल करना हाउसेस को। और जैसे ही न्यूली इलेक्शन हो जाते हैं, नया स्पीकर इलेक्ट होकर आ जाता है फ्रॉम अमंग द मेंबर, तो इनकी ऑफिस जो है वो क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, वैकेट हो सकती है, हो जाती है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये एक टेम्पररी पोजीशन है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। ऑलराइट, तो ये याद रखना है हमें, स्पीकर प्रोटम। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हो, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमने लोकसभा के बारे में देख लिया, स्पीकर देखा, डेप्यूटी स्पीकर देखा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा देखा और स्पीकर प्रोटम देखा। ये 4 ऑफिसेज देखी हमने। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में। तो देखिए राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जैसे ही उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो इलेक्ट होते हैं, वैसे ही उनको क्या होता है, राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट क्या मिल जाती है, एक्स ऑफिशियो, यानी कि ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज प्रेसिडेंट, ही और सी डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो भाई हमें पता है जब प्रेसिडेंट की सीट जो है वो वैकेंट होती है तो क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तब ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल परफॉर्म नहीं करेंगे। इनको सैलरी अलाउंसेस सभी प्रेसिडेंट के तौर पे दी जाएगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनको कैन बी रिमूव किया जाता है ऑफिस फ्रॉम हीज और हर ऑफिस ओनली इफ़ ही और शी इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। भाई वाइस प्रेसिडेंट से अगर इनको रिमूव कर दिया गया तो इसका मतलब राज्यसभा के चेयरमैन से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ये जैसे ही इलेक्ट हुए थे तो चेयरमैनशिप ऑफ राज्यसभा ऑटोमेटिकली मिल गए। तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट से अगर रिमूव भी इनको किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इनकी चेयरमैनशिप भी क्या हो जाती है, राज्यसभा की डिसॉल्व हो जाती है। और एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर
पावर एंड द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन इन द राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा की जो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर की जो पावर होती है वही राज्यसभा के लिए किसके पास होती है, चेयरमैन के पास होती है, क्योंकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। साथ ही साथ स्पीकर के पास 2 स्पेशल पावर देखने को मिलती है जो कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास नहीं देखने को मिलती है। तो भाई स्पीकर के पास स्पेशल पावर क्या होती है लोकसभा के स्पीकर के पास, पहली तो चीज़ मनी बिल को डिसाइड करने के लिए, भाई ये बिल जो आया वो मनी बिल है या नहीं, और उसकी ऑल्सो अथॉरिटी होती है और फाइनल होता है उनका डिसीजन किसका, स्पीकर ऑफ लोकसभा का। दूसरी एडिशनल पावर क्या होती है जो कि चेयरमैन से ज़्यादा देखने को मिलती है लोकसभा के स्पीकर के पास, कि भाई स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड कर सकता है, यानी कि दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को स्पीकर प्रिजाइड कर सकता है बट चेयरमैन नहीं कर सकता। तो ये 2 एडिशनल पावर देखने को मिलती है हमारे को लोकसभा के स्पीकर के पास जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करें हम इसी के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि अनलाइक द स्पीकर द चेयरमैन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट बनते ही ऑटोमेटिकली और राज्यसभा के क्या बन जाते हैं, चेयरमैन। इसीलिए चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ऑलराइट, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जबकि स्पीकर तो हमें पता है क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। बट लाइक द स्पीकर द चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। Like the speaker, the chairman cannot vote in the first instance, hence he or she too can cast a vote in the case of the any equality of votes। तो कास्टिंग वोट के तौर पे क्या कर सकते हैं, अपने वोट दे सकते हैं, कौन, राज्यसभा के चेयरमैन। जस्ट लाइक लोकसभा में स्पीकर करते हैं वैसे ही अपनी कास्टिंग वोट दे सकते हैं, पर इनिशियली वो क्या करेंगे, वोट नहीं करेंगे किसी भी बिल पे, टाई होगी तभी। सेकेंड चीज़, द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज अ चेयरमैन व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हीज और हर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ऑब्वियसली लोकसभा के स्पीकर भी नहीं कर सकते, राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं कर सकते, क्या, हाउस को प्रिजाइड, यानी कि एज ए स्पीकर और चेयरमैन प्रिजाइड नहीं कर सकते। कब, जब उन्हीं के खिलाफ क्या रिजोल्यूशन चालू है, रिजोल्यूशन पास हो रहा है, उसी पे चर्चा हो रही है कि भाई उनको ही रिमूव किया जाए, तो वो रिजोल्यूशन को दोनों ही प्रिजाइड नहीं कर सकते। हाउ एवर ही और शी कैन बी प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस एंड कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। जो कि स्पीकर भी बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, वो वैसे ही जैसे स्पीकर कर सकते हैं वैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन भी कर सकते हैं, बट विदाउट वोट। इवन एट अ सच अ टाइम, वोट पर राज्यसभा के चेयरमैन के पास वोटिंग की पावर नहीं हो सकती है। जबकि स्पीकर की जब हम बात कर रहे थे तो वो वोट कर सकते थे इन द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हीज और अ रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन इन द लोकसभा। तो भाई देखिए लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में जब उन्हीं को रिमूव करने का रिजोल्यूशन कंटिन्यू है लोकसभा में, तब क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस। पर राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो वोट नहीं कर सकते जब रिजोल्यूशन उन्हीं को रिमूव करने का चालू हो फ्लोर पे। तो ये एक डिफरेंस याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोकसभा के स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं जब रिजोल्यूशन उन्हीं को रिमूव करने का लोकसभा में चल रहा हो, पर राज्यसभा के चेयरमैन वोट नहीं कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी कंफ्यूज ऐसे ही करती है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज इन केस ऑफ द स्पीकर द सैलरीज और अलाउंसेज जो स्पीकर के होते हैं वैसे ही चेयरमैन के भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि फिक्स किए जाते हैं अगेन पार्लियामेंट के द्वारा। और ये स्पीकर ये जो सैलरीज अलाउंसेज होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाले जाते हैं, जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो एनुअल वोट करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। साथ ही साथ ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज इज फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ही और सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी अलाउंसेज पेबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट ही सी इज पेड द सैलरी अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सच अ टाइम। भाई जब भी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे, तो इनकी जितनी भी सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है ना एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे इनको पे की जाएगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। तो प्रेसिडेंट की जितनी सैलरी अलाउंसेस हैं वही उनको पे किए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे या राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनके सैलरी अलाउंसेस नहीं होंगे। ऑलराइट, तो ये हमें देखने को मिलता है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अगर हम बात करें डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर था कहाँ पे, लोकसभा में, वैसे ही हमें क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन देखने को मिलता है कहाँ पे, राज्यसभा में। इन्हीं के ऊपर कौन होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। अगेन डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के मेंबर में से ही इलेक्शंस होते हैं
और उन्हें क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। याद रखना डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली उनको ये पोस्ट मिल जाती है। तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमको। और याद रखना वेन एवर द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन फॉल्स वैकेंट द राज्यसभा इलेक्ट द अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। जैसे डेप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी होती है वैसे राज्यसभा क्या करती है, अपने मेंबर्स में से ही एक को इलेक्ट कर लेती है एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। और डेप्यूटी चेयरमैन वैकेंट कर सकते हैं हीज और हर ऑफिस किस किस केसेस के अंदर। भाई फर्स्ट केसेस हो सकता है अगर वो क्या है, ही और सी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो नहीं रह सकते, उनको सीज किया जाता है, तब भी उनको क्या करनी पड़ेगी, अपनी डेप्यूटी चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। अगर वो रिज़ाइन करते हैं, चेयरमैन को रिटर्न में रिज़ाइन करके देते हैं, तो भी उन्हें अपनी चेयरमैनशिप छोड़नी। याद रखना स्पीकर रिज़ाइन किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर रिज़ाइन किसे देते हैं, स्पीकर को। वैसे चेयरमैन रिज़ाइन देते हैं वाइस डेप्यूटी चेयरमैन को, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन रिज़ाइन देते हैं चेयरमैन को। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इफ़ ही और सी रिज़ाइन बाय द राइटिंग टू द चेयरमैन, तो भी उनकी वैकेंसी हो जाएगी डेप्यूटी चेयरमैन की। और इफ़ ही और सी रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास होता है चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने का, तो भी क्या है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनकी जो है डेप्यूटी चेयरमैनशिप जो है वैकेंट हो जाती है। बट उन्हें अगेन 14 डेज़ का नोटिस देना कंपलसरी है, जो कि हमने स्पीकर में भी देखा था। तो 14 डेज़ का रिजोल्यूशन, 14 डेज़ का नोटिस देना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, द डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटीज एज द चेयरमैन्स ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तब क्या करते हैं, चेयरमैन की पोस्ट जो है वो कौन ले लेते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ले लेते हैं। इनकी वैकेंसी हो या फिर ये क्या कर रहे हैं, चेयरमैन एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन आ जाएंगे इनकी जगह पे और वो क्या करेंगे, प्रिजाइड करेंगे टू द राज्यसभा। इसके अलावा ही और सी ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन व्हेन द लेटर इज व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउसेज। इन बोथ द केसेस ही शैल हैज द पावर ऑफ द चेयरमैन, कि भाई ये प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करे तो भी, वैकेंसी है तो भी, और साथ साथ में एब्सेंट है तो भी डेप्यूटी चेयरमैन किसका रोल प्ले करेंगे, चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। और जब डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन की सारी पावर कैसी होगी, चेयरमैन की जो पावर होती है, सैलरी अलाउंसेस सब उसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। साथ ही साथ डेप्यूटी चेयरमैन जो है, याद रखना है, सब ऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन से, एक इंडिपेंडेंट क्या है, बॉडी है, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसको, राज्यसभा को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ लाइक द चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द हाउस, यानी कि राज्यसभा को जब वो प्रिजाइड करते हैं, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, हाउएवर कास्टिंग वोट जो है वो उनके द्वारा डाली जा सकती है। साथ ही साथ व्हेन द रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही और सी कैन नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द हाउस, दो ही और सी में बी प्रेजेंट रह सकते हैं, बट खुद के रिमूवल की मोशन चालू होती है तब वो क्या है, प्रिजाइड नहीं करेंगे। और जैसे चेयरमैन कास्टिंग वोट डालते हैं वैसे डेप्यूटी चेयरमैन भी क्या कर सकते हैं, कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं। नॉट एट द फर्स्ट इंस्टेंट, बट जब भी टाई हो जाती है किसी भी बिल को लेके, फेवर में और अनफेवर में, अपोजिशन में, सेम अगर वोटिंग पड़ती है, लेट से 100 फेवर में 100 अपोजिशन में, तब कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकते हैं डेप्यूटी चेयरमैन अपने। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि व्हेन द चेयरमैन प्रिजाइड ओवर द हाउस, द डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो ऑर्डिनरी मेंबर की तरह राज्यसभा में बैठते हैं और क्या करते हैं, स्पीक कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं नॉर्मल वे के तरह। जब चेयरमैन प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को, तब डेप्यूटी चेयरमैन नॉर्मल मेंबर की तरह काम करते हैं। और लाइक द चेयरमैन, द डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो एंटाइटल टू रेगुलर सैलरीज एंड अलाउंसेज, जो कि फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा और चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब उसके ऊपर वोटिंग वगैरह नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, सेम जैसे हमने ये भी क्या होती है, सबसे पहले चेयरमैन अगर चेयरमैन क्या एब्सेंट है तो वाइस, यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन अगर वो भी है तो फिर ये आ जाती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये सारी चीज़ें किस में है, राज्यसभा में। जैसे हमने लोकसभा के अंदर देखा, स्पीकर थे वो नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन आती है, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा के अंदर है, वैसे राज्यसभा में भी है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। सेम ये भी रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा जो है उसके अंदर लिखी गई है। चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम अमंग द मेंबर्स
चेयरमैन जो है वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंग द मेंबर्स द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन्स ऑफ द राज्यसभा। एनी ऑफ देम कैन प्रिजाइड ओवर द हाउसेस इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन। जैसा हमने बात किया था, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट है तो राज्यसभा के पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा जो है इनमें से कोई क्या कर सकते हैं, प्रिजाइड कर सकते हैं इन द एब्सेंस। एब्सेंट है चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन तभी, याद रखना। अगेन इसके अलावा बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ही और शी हैज़ द सेम पावर ऑफ द चेयरमैन व्हेन सो प्रिजाइड। जब वो प्रिजाइड करते हैं, इनमें से कोई भी बंदा जब प्रिजाइड करेगा राज्यसभा का तो चेयरमैन जैसी ही पावर उसके पास देखने को मिलती है। और ही और शी होल्ड द ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन इज नॉट नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। तब तक वो रहती है। तो इनको नॉमिनेट कौन करता है, चेयरमैन करता है। लोकसभा में कौन कर रहा था, स्पीकर कर रहा था, और यहाँ पे कौन करेंगे, चेयरमैन करते हैं। एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, तब एनी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा जो है वो क्या करते हैं, प्रिजाइड करते हैं हाउस को। वो डिसाइड किया जा सकता है जैसे लोकसभा में था वैसे ही। अगर इनमें से भी कोई भी नहीं है तो फिर क्या है, हाउस डिसाइड करेगा कि हमको प्रिजाइड कौन करेगा एज अ चेयरमैन, तो उसको फिर इलेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ इट मस्ट बी एम्फेसाइज हियर दैट अ मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन इज वैकेंट ड्यूरिंग सच अ टाइम द चेयरमैन इज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय सच अ मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर दिस पर्पस। तो सेम चीज़ें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा जो है वो कब प्रिजाइड करेगा, जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, नॉट वैकेंट। अगर इनकी सीट खाली पड़ी है तब ये लोग नहीं परफॉर्म करेंगे। सेम ऐसे ही जब पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की बात करते हैं तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अगर एब्सेंट हैं तो ये लोग प्रिजाइड करेंगे इनमें से कोई भी एक मेंबर। अगर इनकी सीट वैकेंट पड़ी है तब नहीं करेंगे, याद रखना, जैसा कि लोकसभा में था। तब क्या होगा, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे भाई कौन करेगा प्रिजाइड। क्लियर। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और जल्द से जल्द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन होने चाहिए। ये भी चीज़ें डिसाइड की जाएगी। इनके तो इलेक्शन होंगे नहीं, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट बनेंगे, तो इनके इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन, जैसा सेम लोकसभा में था कि यहाँ पे कौन डिसाइड करते थे, प्रेसिडेंट डिसाइड करते थे अगर वैकेंसी हो। एब्सेंट होगी तो ही ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन काम करेंगे, वैकेंसी में नहीं करेंगे। तो ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की सेक्रेटरीट की बाट करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले लोकसभा का अपना सेपरेट क्या देखने को मिलता है, हमको सेक्रेटरीट देखने को मिलता है। राज्यसभा का अपना क्या देखने को मिलता है, हमें सेपरेट सेक्रेटरीट देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। कुछ पोस्ट ऐसी है जो कॉमन देखने को मिलती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर। किसकी पोस्ट, सेक्रेटरीट की पोस्ट, सेक्रेटरीट की पोस्ट। देयर रिक्रूटमेंट, और इनका रिक्रूटमेंट है, सर्विस कंडीशन है, वो कौन रेगुलेट करता है, तो अगेन पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। इनके सेक्रेटरीट स्टाफ है, उनका क्या करना, रिक्रूटमेंट करना, सर्विस कंडीशन, ये सारी चीज़ें। और सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। जैसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा होते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हेड करते हैं सेक्रेटरीट को ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस। साथ ही साथ ही और सी इज़ अ परमानेंट ऑफिसर्स हो गया, एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। परमानेंट ऑफिस है सेक्रेटरी जनरल की। लोकसभा के अंदर स्पीकर इनको अपॉइंट करते हैं, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन क्या करते हैं, ये सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं। ऑल राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट जनरली करता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, बिजनेस देखता है। किसके, लोकसभा का सेक्रेटरीट है वो लोकसभा के देखेगा, राज्यसभा का सेक्रेटरीट कौन देखेगा, राज्यसभा देखता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, लोकसभा के राज्यसभा के बिजनेस देखना होता है, किस तरीके से वो प्रिजाइड कर रहे हैं, सारे बिल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पास हुए, कितने पेंडिंग पड़े, ये सारी बिजनेस जो है वो सेक्रेटरीट का काम है। ऑलराइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो लीडर्स इन द पार्लियामेंट, तो 2 टाइप के लीडर्स देखने को मिलते हैं। एक ऑफिस है व्हीप का ऑफिस, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें लीडर्स ऑफ द हाउसेस की, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन की, देन द व्हीप। तो पहले अगर हम बात करें लीडर ऑफ द हाउसेस, तो लीडर ऑफ द हाउसेस क्या है और कहाँ मेंशन किए गए हैं, तो याद रखना रूल्स है ऑफ द लोकसभा कि भाई लीडर ऑफ द हाउसेस और मीन्स हो गया द प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा के रूल्स में लिखा गया है भाई लीडर ऑफ द हाउस कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, इफ़ ही और सी इज़ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और द मिनिस्टर हो गया हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द हाउस। भाई प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा के मेंबर है तो वो क्या हो जाएंगे, लीडर ऑफ द हाउस। अगर राज्यसभा के मेंबर है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे लोकसभा के किसी मेंबर्स को एज अ लीडर्स ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा। क्लियर। साथ ही साथ अगर हम बात करें
कि ये जो सारे अपॉइंटमेंट की बात है तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ही होते हैं। लोकसभा में तो खुद ही बन जाएंगे लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में तो किसी एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे लोकसभा में से कि भाई आप हो जाओगे लीडर ऑफ द हाउस। इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा में भी देखने को मिलते हैं हमें लीडर ऑफ द हाउस। ही और सी इज़ अ मिनिस्टर इन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, पर दोनों को अपॉइंट जो है वो नॉमिनेट कौन करता है, जनरली प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। इनके हाथ में ही पावर देखने को मिलती है। द लीडर ऑफ द हाउस इन द अदर हाउस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इन द एक्सरसाइज द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ही और शी कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ डेप्यूटी लीडर्स ऑफ द हाउसेज। सेम फंक्शनरी इन द यूएसए इज नोन एज द मेजोरिटी लीडर बोला जाता है। यूएसए में सेम फंक्शनरी, हमारे यहाँ लीडर ऑफ द हाउस कहा जाता है, जो कि लोकसभा में भी होते हैं राज्यसभा में भी होते हैं। दोनों को अगर बात करें लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है लोकसभा के, तो प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ द हाउस होती है। राज्यसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं किसी एक मिनिस्टर को एज अ लीडर ऑफ द राज्यसभा, और वही क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं। और ये सब लिखा किस में गया है, रूल्स ऑफ अ लोकसभा के अंदर लिखा गया है। और यूएसए में सेम लीडर ऑफ द हाउस को पोस्ट को क्या बोला जाता है, मेजोरिटी लीडर कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये होते हैं लीडर ऑफ द हाउस। अब बात आती है कि लीडर ऑफ द अपोजिशंस क्या होते हैं। तो याद रखना, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस तो होते हैं, साथ ही साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट हमें पता है द लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज़ अ सिग्निफिकेंस रोल्स टू प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हीज और हर मेन फंक्शंस क्या होता है इनका, to provide a constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government। ये इनका काम होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशंस होना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ बने वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि क्या करे, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का काम करे। और तो इसके लिए इनका रोल होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किए जाए और साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करें। देयरफॉर द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा और द राज्यसभा वर, इसी इंपॉर्टेंस के कारण जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में है, उनको एक स्टेचूटरी बैकिंग दी गई थी। स्टेचूटरी बैकिंग यानी कि लॉ के थ्रू इनको बैकिंग किया गया था, यानी लोकसभा राज्यसभा में पास करके प्रेसिडेंट के साइन करके इसको लीगल बैकिंग दी गई थी, स्टेचूटरी बॉडी बना दी गई थी। कब, 1977 के अंदर, अंडर द एक्ट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द अपोजिशंस इन द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977 के अंदर इनको स्टेचूटरी बैकिंग दे दी गई थी। एंड दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑन द अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। भाई कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते हैं ये लीडर ऑफ अपोजिशन, इनकी सैलरी अलाउंसेस फैसिलिटी सारी एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक की इनको दी जाती है। और 1969 के अंदर क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसकी पोस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था 1979 में, और 77 के अंदर 1967 के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था, 69 के अंदर 1969 के अंदर, और 1977 के अंदर इसको स्टेचूटरी बैकिंग दी गई थी। क्लियर है, तो फर्स्ट टाइम 1969 के अंदर। सेम फंक्शनरी यूएसए के अंदर बोला जाता है माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है। तो लीडर ऑफ द हाउस को मेजोरिटी लीडर यूएसए में बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है यूएसए के अंदर। तो ये दो डेट हमें याद रखने, 69 के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था, 77 के अंदर इन्हों क्या दी गई थी, इनको स्टेचूटरी बैकिंग दी गई थी लीडर ऑफ अपोजिशंस को। साथ ही साथ अंडर द एक्ट हो गया, द लीडर ऑफ द अपोजिशन मीन्स द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इन द लोकसभा हु इज फॉर द time being the leaders of the house of the party in the opposition to the government having the greatest numerical strength and the recognized as such by the chairman or the speaker। मतलब जनरली क्या है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं के लीडर्स होते हैं लीडर्स ऑफ द अपोजिशंस, और इनको रिकॉग्नाइज कौन करते हैं, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। Further, where there are the two or the more parties in the oppositions to the government having the same numerical strength, the chairman or the speaker shall, having regard to the trust of the parties, recognize any one of the leaders of the such party as a leader of opposition, and such a recognition shall be final and the conclusive. According to the directions, the minimum numerical strength required for the recognized as a political party is the 1/10 of the total strength of the house। तो leader of opposition बनना है तो वो political party को at least 1/10 of the एंटायर सीट यानी कि होल सीट ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा होनी चाहिए। तो 1/10 की बात करें तो 543 प्रेजेंटली देखने को मिलती है, तो अराउंड 45.3 यानी हम बोल सकते हैं रफली 55 सीटें एटलीस्ट, अगर 55 सीटें हैं एमपीज़ की लोकसभा में,
जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, अपोजिशन पार्टी के पास, तो उनके जो लीडर होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं। सेम राज्यसभा में भी 10% का फॉर्मूला, 1/10 का मतलब क्या होता है जनरली 10%, 10% एटलीस्ट सीटें होनी चाहिए, तो वो लीडर ऑफ द हाउसेज बन जाते हैं। रिकॉग्नाइज स्पीकर और चेयरमैन करते हैं लोकसभा राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनको बोला जाता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे हमको देखने को मिलता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ये शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है भाई? हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही अपोजिशन जो होते हैं उनके भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ऑल हाउएवर हमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में पावर में, उनके पास पावर होती है सारी, पर ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि अपोजिशन ने बनाई है, वो क्या करती है, जिसको हम शैडो कैबिनेट भी बोलते हैं, वो क्या करती है, कैबिनेट जो है वो क्या करती है, नज़र रखती है सारी पॉलिसी मैटर्स पे, और एज अ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तरह भी काम करती है। इनको अल्टरनेटिव कैबिनेट भी कहा जाता है। इसीलिए आइवोरी जेनिंग जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहा है। किसने? आइवोरी जेनिंग ने लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कहा है। And though the office of the leaders of the house and the leaders of the opposition are not mentioned in the constitution of India, they are mentioned in the rules of the house and the parliamentary statute respectively। मतलब देखिए लीडर ऑफ द हाउस जो है वो क्या है, रूल्स ऑफ लोकसभा के अंदर मेंशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो मैंने आपको बताया ये क्या है, स्टेच्यूटरी बॉडी है जो कि 1977 में बनाई गई थी। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं मेंशन है ये रूल्स बुक, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के अंदर, और ये किसके अंदर मेंशन है, तो ये एक स्टेच्यूटरी लॉ के द्वारा 1977 में बनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम वीप की बात करें तो वीप क्या होती है, तो भाई वीप जो है क्या है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही किसी रूल्स ऑफ हाउसेस के अंदर मेंशन है। ये कन्वेंशन देखने को मिलता है। कन्वेंशन यानी प्रथा चली आ रही है और उसको ही कंटिन्यू किया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर। एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी वो एक अपने चीफ व्हिप को अपॉइंट करती है, और अदर व्हिप्स भी देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वही अपॉइंट करती है। एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह काम करते हैं ये व्हिप। व्हिप क्या एक टाइप की पोस्ट बोल सकते हो आप, जो कि कौन अपॉइंट करते हैं, रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी करती है। और ये क्या करता है, तो भाई असिस्टेंट हम बोल सकते हैं इनको, फ्लोर मैनेजर या फ्लोर लीडर का काम करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, टू एंश्योर द अटेंडेंस ऑफ हीज और हर पॉलिटिकल मेंबर इन अ लार्ज नंबर एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर इश्यूज़। भाई ये क्या करते हैं, ये देखते हैं असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर की तरह इनका काम होता है। भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके मैक्सिमम मेंबर जो है वो क्या है, एमपी जो है कोई भी बिल के अपोज करना हो या उसको बिल को सपोर्ट करना हो तो उसमें प्रेजेंट रहे, यही इनका मेन काम होता है। और इनकी बात सभी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को माननी पड़ती है, नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके खिलाफ लिया जा सकता है। जो मेंबर इस व्हिप जो है उनकी बात नहीं मानते, तो एक टाइप के व्हिप क्या होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के। आप बोल सकते हैं व्हिप एक पोस्ट है। इनको असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी कहा जाता है। चीफ व्हिप ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी इन द लोकसभा इज द जनरल, अब ये याद रखना है आपको, चीफ व्हिप ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी इन द लोकसभा के अंदर कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर जो होते हैं लोकसभा के अंदर, वो चीफ व्हिप की तरह काम करते हैं। तो चीफ व्हिप की बात करें तो वो कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। और चीफ व्हिप की बात करें राज्यसभा के अंदर तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो राज्यसभा के अंदर क्या होते हैं, चीफ व्हिप की तरह काम करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर चीफ व्हिप होते हैं लोकसभा में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर क्या है, राज्यसभा के अंदर चीफ व्हिप होते हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और चीफ व्हिप जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लीडर्स ऑफ द हाउस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते है लोकसभा में। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और ड्यूटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड टू मेंटेन अ क्लोज लाइजन विद द मिनिस्टर्स इन दिस रिगार्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेस अफेक्टिंग देयर गवर्नमेंट। डायरेक्टली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। साथ ही साथ द चीफ व्हिप ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टी एंड रिकॉग्नाइज ग्रुप इज एंटाइटल्ड टू उनको टेलीफोनिक सेक्रेटरिएट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इनको क्या है, प्रोवाइड की जाती है अंडर द लीडर्स एंड द चीफ व्हिप ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टी एंड द ग्रुप इन द पार्लियामेंट फैसिलिटी एक्ट ऑफ 1998 के तौर पे इनको सारी फैसिलिटीज़, टेलीफोनिक है, सेक्रेटरिएट फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें इनको 1998 का जो ये एक्ट है उसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अंडर ये जो एक्ट है 1998 का एक्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर रिकॉग्नाइज पार्टी का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास क्या है,
नॉट लेस देन 55 मेंबर्स देखने को मिले लोकसभा में और 25 मेंबर्स देखने को मिले राज्यसभा में। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। 55 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए लोकसभा में, 25 होने चाहिए एटलीस्ट राज्यसभा में, या उससे ज़्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए, तो उनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिकॉग्नाइज ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो अ रिकॉग्नाइज ग्रुप का मतलब होता है कि एवरी पार्टी विच हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स इन अ लोकसभा एंड 15 मेंबर इन द राज्यसभा, तो उसको रिकॉग्नाइज ग्रुप कहा जाता है। तो 30 लोकसभा 15 राज्यसभा मेंबर है तो उसको रिकॉग्नाइज ग्रुप बोला जाएगा। 55 सीटें लोकसभा और 25 सीटें राज्यसभा में है तो उसको रिकॉग्नाइज पार्टी कहा जाता है। अंडर द एक्ट ऑफ लीडर एंड द चीफ व्हीप ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टीज इन द ग्रुप इन द पार्लियामेंट्री फैसिलिटी एक्ट ऑफ 1998। तो ये 1990 के एक्ट के अकॉर्डिंग हमको रिकॉग्नाइज पार्टी और रिकॉग्नाइज ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इसमें क्या है, 55 और 25 लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इतनी सीट होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज ग्रुप के अंदर 30 और 15 एटलीस्ट सीटें होनी चाहिए तो रिकॉग्नाइज ग्रुप होगा। और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए 55 और 25 सीटें होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये थी हमारी विप की बात। तो ये होते हैं विप, जिनका काम होता है असिस्टेंट फ्लोर लीडर और मैनेजर का काम कि भाई सभी लोगों को वोटिंग के फेवर के अंदर बुलाना है तो बुलाओ, सारे लोग प्रेजेंट होने चाहिए इनकी बात रखने के लिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो अपना एजेंडा करना चाहती है, जो बिल पास करना चाहिए वो कर सके। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं आप हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी एंटायर इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले कि आपको 1 to 22 चैप्टर्स के अंदर 7th एडिशन लेटेस्ट के अंदर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ जाके आप पूरी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पे, जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।